आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके रिपोर्टेड केस के बारे में अभी चांसलर तोमर साहब ने विस्तृत विवेचना की, पर मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के विधि के क्षेत्र में जिन्होंने राजस्थान को गौरव प्रदान किया, ऐसे श्रीमान दिनेश महसरी साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार जी, वाइस चेयरमैन एस प्रभाकर जी, ECDCI के चेयरमैन अकोरू जी, राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन घनश्याम सिंह जी, और आज जिनकी सदारत में यह कार्यक्रम हो रहा है, इस नीम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर फाउंडर डॉक्टर बलीराज तोमर साहब, और इस सभागृह में उपस्थित देश के विभिन्न 60 विश्वविद्यालय से नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर पधारे हुए, और जो आज नहीं कल हमारे देश के अंदर विधि विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसे सभी प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तोमर साहब आपको बधाई देना चाहूंगा। एक लंबे अंतराल के बाद, और जहां तक मुझे याद है 1993 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का आयोजन आपने इस नीम्स यूनिवर्सिटी में किया, और निश्चित तौर पर इस आयोजन के अंदर जब मैं सभागृह में देखता हूं तो मुझे पूरे देश की संस्कृति दिखाई देती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आकर यहाँ विद्यार्थी इस मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे, और निश्चित तौर पर इस प्रकार की प्रतियोगिता आने वाले समय के अंदर वो आधारशिला तैयार करती है, वो आधार तैयार करती है, जिसके आधार पर हमारे आज के विद्यार्थी आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपने कानूनी दलील देंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। इस प्रकार के कंपटीशन को मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से आपके लिए नर्सरी है, सीखने की पहली पायदान है। और आज इस देश के अंदर मूड कोर्ट का अवधारणा कोई आज की नहीं, 1981 से इस प्रकार का काम हो रहा है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार के विशेषज्ञ लोग आज मंचासीन है, जिन्होंने न्यायिक क्षेत्र में कई अपनी दलील के माध्यम से, कई अपने निर्णयों के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं इस आजादी के अमृत महोत्सव में इस कानून की पेचीदगियों को देखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्जुन जी आपको, आपने कानून मंत्री बनने के पश्चात इस मुल्क में ऐसे 1600 कानून जिनकी कोई विशेष महत्व नहीं रहा, प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी, उनको रिपील करने के लिए आपने इस बार संसद के अंदर जो बिल लेकर आए उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सबसे बड़ी चुनौती कानून विज्ञ के लिए यही है। हम देख रहे हैं हमारी IPC बनी, हमारी CRPC बनी, हमारे एविडेंस एक्ट बना, और 163 वर्ष पुराने ये तीनों कानून हमारे पर हुकूमत करने वाले ब्रिटानिया हुकूमत में उस समय बने जब हालात कुछ दूसरे, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इन तीनों कानूनों के अंदर इस आजादी के इस अमृत महोत्सव तक पहुंचते पहुंचते जितने संशोधन हुए हैं, आज मूल रूप उन कानूनों का बदल गया। ये निचले संशोधन
और इन संशोधनों में जिस प्रकार की पेचीदगियां हैं और पेचीदगियों का निवारण भी इन्हीं में है, ये आज कानून निर्माताओं के सामने तो चुनौती नहीं, पर कानून की विवेचना करने वाले लोगों के सामने निश्चित तौर पर एक चुनौती है। इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कब 163 वर्ष पुरानी हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से रीराइट किया जा रहा है। बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, सेलेक्ट कमेटी के पास है और निश्चित तौर पर इसमें जो सबसे बड़ी बात लगी, मैं विधि का विद्यार्थी जरूर रहा पर प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रहा। एक बार कोर्ट के अंदर एक मुसीबत के अंदर जब मैंने खुद ने अपनी पैरवाई करने की अनुमति चाही तो मेरे परिवार के लोग खड़े हो गए, मुझे कहने लगे कि आपने राजस्थान की विधानसभा में दलील दी हो, आप कृष्ण जन्मभूमि में बैठे हो, आपके विरुद्ध में सीबीआई की चार्जशीट है, आप अपनी दलील खुद देने की बात कर रहे हो और हमने ख्याति नाम वकीलों को आपके लिए बुला रखा है दिल्ली से। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चंद मिनटों की अनुमति मांगी प्रेसिडेंट अफसर से और फिर वो घंटों तक बहस होती चली गई। ये बात मैंने विधि के विद्यार्थियों को इसलिए कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ अलग अलग समय में कोर्ट क्लास तक की आवश्यकता पड़ती है, आज की आवश्यकता है। इन सारी चीजों को आप निश्चित तौर पर देखेंगे। मैं इस अवसर पर अभी भी आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष है, हमने देखा है जब सिविल कानून के सिविल कोर्ट के अंदर कोई प्रकरण जाता है पीढ़ियां खप जाती है और जब आपराधिक मामले के अंदर कोई मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट से चालू होता है, अपील में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ने की क्षमता लड़ता है तो दसों गुजर जाते हैं और एक कोर्ट में भी निर्णय तक पहुंचते हुए लंबा समय लग जाता है। जस्टिस डिलाइड और जस्टिस डिनाइड की बात हमारे सामने आ जाती है। आपने इस बार जो मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा, आपने इस बार संसद के अंदर जिस प्रकार का संशोधन नए सिरे से रीराइट कर रहे हैं आप हमारे इंडियन पेनल कोड को और भारतीय न्याय संहिता के नाम से, मैंने उसमें देखा कि 1 वर्ष के अंदर प्रकरण पर निर्णय निश्चित तौर पर होना चाहिए। आज इस देश के अंदर विभिन्न न्यायालयों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मामले। अगर कभी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिले, जस्टिस महेश्वरी बैठे हैं, इसको अन्यथा नहीं ले, हम जाते हैं सब्जी मंडी की दुकान पर जाके भिंडी का भाव पूछते हैं, लौकी का भाव पूछते हैं, इससे पहले डिसमिस और एक्सेप्टेड। इस दबाव में हमारी न्याय व्यवस्था है। हालांकि इसमें शक नहीं कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस, इन पर हमें गर्व है कि आज भी देश में, पूरे दुनिया के अंदर इस देश की न्याय व्यवस्था को बड़ा सटीक, सही और निष्पक्ष माना गया है। परंतु किस दबाव में हमारी न्याय व्यवस्था है, और ये इसलिए है कि हमारे यहाँ इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा प्रकरण अलग अलग जगह पर दर्ज है। अब ये नहीं जो आप संशोधन लेकर अर्जुन जी आए, मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन और अमृत महोत्सव के अंदर इस देशवासियों को न्याय और न्याय प्राप्त करने की प्रणाली के अंदर जिस प्रकार का बदलाव आप लेकर आए हो, आने वाला समय मोदी सरकार के इस निर्णय को भूल नहीं पाएगा। मैं इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं दूसरी बात जरूर कहूंगा कि आज तक 22 लॉ कमीशन बने। लॉ कमीशन बनते हैं, लॉ कमीशन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जब तक आती है, जब तक जिस मुद्दे को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिस प्रसंगिकता को लेकर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो अप्रासंगिक हो जाती है। अभी
हमारे कॉमन सिविल कोड पर 22वें लॉ कमीशन ने ओपिनियन मांगी और बड़ा अच्छा लगा कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय इसमें जाहिर की। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज मेरे सामने इस हिंदुस्तान में जिस विधि क्षेत्र में जिस व्यक्तित्व को बड़ा आदर के साथ, निष्पक्षता के साथ और दमनता के साथ जिन्होंने कुशाग्र बुद्धि से निर्णय किए, निश्चित तौर पर डॉक्टर तोमर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन्हें सारे निर्णय को, जस्टिस महेश्वरी के सारे निर्णयों को पढ़ तो नहीं पाया, पर एक बात जरूर कहूंगा कि विधि के बारे में कुछ जिज्ञासा रखने वाला आदमी हूं, पर जब कभी भी इनका नाम आया तो ये कहा कि इन्होंने इस देश के अंदर सुधारात्मक कार्य प्रणाली के लिए कई प्रकार के माइलस्टोन्स वाले निर्णय दिए। तो आज का विराज में तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि क्या यह संभव नहीं, राजस्थान के अंदर, हरियाणा में मोबाइल कोर्ट काम करते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र अर्जुन जी कहां से कहां तक पहुंच गया है, क्या मोबाइल कोर्ट जिस पर हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में नहीं हो सकते? क्या इवनिंग कोर्ट की कल्पना जो गुजरात में है उसको हम राजस्थान में नहीं ला सकते? और मैं अपनी बात को अंतिम बात कहूं उससे पहले स्पेशल कोर्ट का जो अवधारणा है, हम स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेटेड कोर्ट के साथ जोड़कर दे देते हैं, कोर्ट का भार बढ़ जाता है। इसलिए आजकल जब डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, डिजिटल फाइलिंग तो आपने करा दी, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप निश्चित तौर पर, मैं जब देख रहा था, मैं विधानसभा में एक मामले को पढ़ रहा था, कुलदीप जगीना हत्याकांड को, और उसके अंदर वो हत्याकांड नहीं होता अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी पेशी हो जाती। इन कई सवालों पर निश्चित तौर पर, क्योंकि आप प्रवर्तनशील व्यक्ति, मैं अर्जुन जी मेघवाल जब ब्यूरोक्रेट के अंतिम पोस्टिंग पर थे तब मैं वहां से एमएलए था, मेरे चुरू में थे, और जब ये पहली पायदान पर आकर चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं इनका साथी और सहयोगी रहा। आप हमारा गौरव अर्जुन जी हमारा मंत्री था, और मैं यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं जिनको कई कई उपनामों नामों से डॉक्टर तोमर ने अलंकृत किया है, उनसे कहूंगा द स्काई इज द लिमिट। कुछ करने की तमन्ना है तो बड़े कैनवास पर बड़ा चित्र देखो, अपनी कल्पनाओं में उस चित्र को उकेरने की क्षमता अपने आप में महसूस करो, मजबूत कदमों से आगे बढ़ोगे। और आज नवाचार जो व्यक्ति करता है और जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लॉ उस पर अपनी अवधारणा में स्पष्टता रखता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये आज का ये कंपटीशन, राष्ट्रीय स्तर का ये कंपटीशन, निश्चित तौर पर आप तार्किक बुद्धि का उपयोग आप करेंगे। इस मूट कोर्ट कंपटीशन ये मील का पत्थर साबित होगा, आपकी यादों में समाया जाएगा। और अगर मेरे से कोई पूछे कि जिंदगी के हसीन लम्हे कौन से हैं, तो मैं कहूंगा विद्यार्थियों, वो विद्यार्थी जीवन ही, ये वो जीवन है जब जीवन में उन संस्कारों की नींव को रखा जाता है जिस पर जीवन की अटालिका खड़ी होती है। अलमस्त जीवन है, एक उत्साह से लबरेज ये जीवन है। इसी समय के अंदर जीवटता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मजबूती से आगे बढ़ने की परिकल्पना मन में उठाता है, उसको मंजिल मिलती है। आप सबको अपनी अपनी मंजिल मिले। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री।